हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता, दैट मीन्स सीआरपीसी के बारे में। ठीक है ना। सीआरपीसी के बेसिक आज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के प्रोविजंस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा हिंदी में लेक्चर रहेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। इसका एक्ट नंबर क्या है? 2 ऑफ 1974। इसका मतलब क्या होता है? एक्ट नंबर का मतलब होता है कि 1974 का यह दूसरा एक्ट है, ठीक है ना, बिल था जिसको हम यहाँ पर पास किया गया था, ठीक है ना, जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे और इसको लागू करवाया गया था। ठीक है, तो 1974 का ये दूसरा एक्ट था, इसलिए इसे एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 कहते हैं। यह हर एक्ट में लिखा रहता है, कुछ न कुछ एक्ट नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद जो भी एक्ट नंबर है और ईयर है वो लिखा रहता है। उसके बाद जो हमारा सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसको बनाने के बाद वहाँ पे जो लोकसभा राज्यसभा यहाँ से सब पास होने के बाद राष्ट्रपति के स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? स्वीकृति प्राप्त हुई थी 25 जनवरी 1974 को। उसके बाद ये जो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है, ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974। तो 25 जनवरी 1974 को यह क्या हुआ था? इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की, और उसके बाद लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को। तो ये दो डेट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अब किसी के ध्यान में अगर ये मन में आ रहा हो कि यहाँ पे 1973 क्यों है, तो यहाँ पे बता दें 1973 में यहाँ पे बिल लाया गया था, उसके बाद 1974 में इसको पास होने के बाद यहाँ पे स्वीकृति हुई थी किसकी? प्रेसिडेंट की। उसके बाद लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974। तो ये हुआ लागू और इन्फोर्समेंट वगैरह की डेट। अब यहाँ पर हम बात करें, अब हम बात करें सीआरपीसी। इसका ये बनाया क्यों गया था? यहाँ पे जैसे आईपीसी है, ठीक है ना, सीआरपीसी है, ये सब बनाए क्यों गए हैं? आईपीसी में क्या है कि आईपीसी में यहाँ पे दंड बता दिया गया है। कोई भी यदि आप अपराध करते हैं तो उसका पनिशमेंट कितनी है, ये कौन बताता है? आईपीसी बताता है। अब यहाँ पे पनिशमेंट तो बता देगी, ये पनिशमेंट भी ठीक है। अब जो अपराध आपने किया उसका विचारण कैसे चलेगा, कौन से मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा, कौन से न्यायालय के यहाँ चलेगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, यह बताता है आपका सीआरपीसी बताता है। ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए है। उसी प्रकार से सिविल मैटर्स के लिए आपका है सीपीसी, एक सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिविल के अंतर्गत आ जाएंगी। तो यहाँ पे सीआरपीसी में एक प्रोसीजर बता दिया गया कि आपने जो अपराध किया है उसका विचारण कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ठीक है ना, और उसमें दोषसिद्धि कैसे करेंगे, जो भी कन्विक्ट किया गया है जिसको, ठीक है ना, जैसे कि कोई अपराधी है उसको किस प्रकार से दोषित करेंगे, दोष मुक्त करेंगे, उसको उन्मोचन, ये सारी चीज़ें आपको सीआरपीसी में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 1 की बात करें, चैप्टर 1 में क्या बता दिया गया? प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी। यहाँ पे सेक्शन 1 to 5 तक बताया गया है। तो सेक्शन 1 क्या बात करते हैं? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया इसका पूरा नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबसे ये पहला क्लॉज में क्या बता दिया गया, इसका संक्षिप्त नाम बता दिया गया कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। उसके बाद दूसरा क्लॉज बहुत हम बात करता है आपका, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है ना, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। एक्सेप्शन क्या है कि इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध कहाँ पर लागू होंगे? सिर्फ नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को लागू होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नागालैंड राज्य है और जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ सीआरपीसी का कौन से चैप्टर लागू होंगे? 8, 10 और 11। आप डायरेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ है कुछ
कि 8, 10, 11 से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में लिख दिया है कि जो नागालैंड राज्य है और जनजाति क्षेत्र, यहाँ पर 8 जो चैप्टर 8, 10 और 11 है सीआरपीसी का, सिर्फ यही लागू होंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, और बाकी यहाँ पे पूरे भारत में लागू होता है, सिर्फ इन 2 जगहों को छोड़कर। और मान लीजिए यहाँ पर नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्र में यदि लागू करना चाहते हैं, वहाँ की सरकार, संबंधित जो सरकार है यदि लागू करना चाहती है, तो ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, जो सरकारी अधिसूचना होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और कह सकते हैं कि आज से यह भी लागू होगा, पूरा सीआरपीसी लागू होगी या फिर सीआरपीसी से कुछ भाग लागू होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वहाँ पर सरकार कर सकती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत्ति होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1 अप्रैल 1974 को यह प्रवृत्त हुआ है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1974 को यह लागू हुआ है। उसके बाद अब हम बात करें डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन क्या कहता है, सबसे पहला जमानती अपराध 2A में क्या बताया गया है, जमानती अपराध। जमानती अपराध क्या है कि ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। तो अब सीआरपीसी में लास्ट में देखें, बियर एक्ट में लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे प्रथम अनुसूची बताई गई, फर्स्ट शेड्यूल बताया गया, जहाँ पे कुछ बहुत सारे अपराध बताए गए हैं आईपीसी के। सेक्शन 109 से लेकर 107 से लेकर बहुत सारे अपराध बताए गए हैं, जहाँ पर कुछ अपराध जमानती बताया गया है, कुछ अजमानती बताया गया है। तो वहाँ पर जो अपराध जमानती बताया गया है तो उसे क्या कहते हैं, जमानती अपराध। और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया, अर्थात यदि किसी अन्य विधि के में ऐसा दिखाया गया है कि वह अपराध जमानती है, तो उस अन्य विधि के द्वारा क्या माना जाएगा कि वह जो अपराध किया गया है वो क्या है, जमानती अपराध है। अर्थात जमानती का मतलब क्या होता है, जिसमें जमानत आसानी से मिल जाती है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह रखेंगे, प्रतिभूति रखेंगे, ठीक है ना, सिक्योरिटी रखेंगे, तो वहाँ पे आपको जमानत दे दी जाएगी। ये कहलाता है आपका जमानती अपराध। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2B अर्थात 2 में आरोप। आरोप क्या है, इसके अंदर जब आरोपों में से एक से अधिक शीर्ष हो, आरोपा का कोई भी शीर्ष, ये क्या कहलाता है, आरोप कहलाता है। अब मान लीजिए आप पे क्या आरोप लगा है कि आपने चोरी की है, क्या किया है, चोरी की है आपने। तो एक आपका लग गया क्या, चोरी का आरोप लग गया है, एक तो ये हो गया। इसके बाद यदि आपने कुछ और अपराध किया है वहाँ पे, या फिर घर जलाया है, घर में घुसे हैं, अत्याचार किया है, गृह अत्याचार, गृह भेदन, ये सारी चीज़ें यदि लगती है तो वहाँ पर एक से अधिक शीर्ष हो जाएंगे, अर्थात एक से अधिक हेड हो जाएंगे चार्ज के। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए आप एक भी अपराध करते हैं तो वहाँ पर जो भी अपराध आपके ऊपर लगाया गया, जो भी अपराध का आरोप लगाया, जो सेक्शन लगाए गए हैं आप पे, वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है कि आप पे यह चार्ज लगाया गया है। उसके बाद 2C में क्या बता दिया गया है, संज्ञेय अपराध बता दिया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय मामला ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसे पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अब संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि वो संज्ञेय अपराध है, तो वहाँ पर आपको जो मजिस्ट्रेट क्या करता है, वारंट जारी करता है। तो उसके वारंट जारी करने के पहले ही क्या कर सकता है, वो गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। आप कहीं भी भाग सकते हैं, कुछ सबूत के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के आदेश का वेट नहीं करेगा, पुलिस ऑफिसर आपको वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकता है। ये कहलाता है आपका संज्ञेय अपराध। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परिवाद। परिवाद क्या कहलाता है, सेक्शन 2D में बताया गया है, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आए। अब यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर अपराध किया है, ठीक है, तो उसमें जहाँ पर अपराध किया गया है उसमें अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद दाखिल करेगा
परिवाद लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, ठीक है ना। और यह परिवाद क्यों किया जा रहा है कि यहाँ पर जो अपराध किया गया है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति के द्वारा यह अपराध किया गया है, अब मान लीजिए जो व्यक्ति अपराध करता है वो उसको पता है कि हाँ इसने किया है, या फिर नहीं भी पता है कि किसने किया है, तब भी वो क्या कर सकता है, परिवाद कर सकता है। और किसके पास करेगा, मजिस्ट्रेट के पास करता है। मजिस्ट्रेट जो परिवाद किया जाता है हमेशा मजिस्ट्रेट के पास ही किया जाता है, ना कि पुलिस ऑफिसर के पास। पुलिस के पास क्या किया जाता है, एफआईआर लिखवाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परिवाद हमेशा कहाँ किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। और क्यों की जाती है, किसी जो अपराध किया गया है किसी जगह पे किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना। और व्यक्ति चाहे उस ज्ञात हो, अर्थात उस व्यक्ति के बारे में पता हो या ना पता हो, वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष यहाँ पे परिवाद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोवाइजो के रूप में बता दिया गया कि इन परिवाद के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, ठीक है। तो जिसने यहाँ पर परिवाद दाखिल किया है, ठीक है ना, मौखिक या लिखित रूप में जिस व्यक्ति ने, वो क्या कहलाएगा, वो परिवादी कहलाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए पुलिस ऑफिसर को किसी अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है, किसी अपराध को इन्वेस्टिगेट करती है, और लास्ट में पता चलता है कि वह एक परिवाद के रूप में यहाँ पे मजिस्ट्रेट को परिवाद यहाँ पे देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पुलिस ऑफिसर है उस कार्रवाई जो भी रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी एज अ परिवाद, ठीक है ना, एज अ कंप्लेंट परिवाद के रूप में यहाँ जाएगा। और जो पुलिस ऑफिसर है जो ये परिवाद दे रहा है वो क्या कहलाएगा, पुलिस ऑफिसर परिवादी कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय क्या है कि उच्च न्यायालय बहुत सारे राज्य में है, ठीक है ना। कुछ राज्य में नहीं है, तो वहाँ पे दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है, वो चीज़ यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद भारत, भारत के अंतर्गत क्या आता है, संहिता का विस्तार जहाँ तक, अर्थात सीआरपीसी का विस्तार जहाँ तक है वो क्या कहलाएगा, वो भारत कहलाएगा, सिर्फ इस एक्ट के लिए, ठीक है, ना कि दूसरे एक्ट के लिए। तो यहाँ पर संहिता का विस्तार जहाँ तक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे नागालैंड राज्य में कुछ इसके प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, तो वहाँ पर इस संहिता का विस्तार यदि नहीं है तो ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना वहाँ पर। तो वो क्या कहलाएगा, ये भारत कहलाएगा। उसके बाद जांच, जांच किसके द्वारा की जाती है, तो जो जांच की जाती है अर्थात इंक्वायरी की जाती है वो किसके द्वारा, हमेशा या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, ठीक है, या फिर न्यायालय के द्वारा की जाती है। यह जांच जो है पुलिस के द्वारा कभी नहीं की जाती है। पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन की जाती है, या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति है जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो अन्वेषण अधिकारी कहलाएगा। तो अन्वेषण कौन करता है, पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइज किया गया है कि आप एविडेंस को कलेक्ट करें, तो क्या कहलाएगा, वो अन्वेषण कहलाएगा। लेकिन जो जांच की जाती है वो हमेशा किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर न्यायालय के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक केस था, ये इंपॉर्टेंट केस है, जाहिरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात, ठीक है ना। इसका आप ये याद रखिए, जाहिरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात, और ये किससे संबंधित है, ये आपका त्रुटिपूर्ण अन्वेषण अर्थात गलत अन्वेषण किया गया था उसके लिए यहाँ पर ये केस था, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है कि जाहिरा हबीबुल्ला बनाम गुजरात का केस किससे संबंधित है, तो यहाँ पे किससे संबंधित है, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यायिक कार्यवाही। 2I में बता दिया गया है, न्यायिक कार्यवाही ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। अब मान लीजिए जो कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, ऐसी कार्यवाही जो साक्ष्य को क्या किया जा रहा है, वैध रूप से अर्थात लीगल रूप से शपथ पर लिया जा रहा है, या फिर उस कार्रवाई के अनुक्रम में साक्ष्य को कैसे लिया जा रहा है, लिया जा सकता है, शपथ पर लिया जा सकता है, तो क्या कहलाता है, न्यायिक कार्रवाई की जाती है। स्थानीय अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता का मतलब क्या है कि किसी भी हर कोर्ट की, ठीक है ना, चाहे मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ठीक है, उच्च न्यायालय, हर किसी की एक अपनी स्थानीय अधिकारिता होती है जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं,
वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके अपने अधिकारिता तक का जो भी केस है उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी हर कोर्ट की एक स्थानीय अधिकारिता होती है। उसके बाद 2K, इसमें बता दिया गया है महानगर क्षेत्र तथा मेट्रोपॉलिटन एरिया। धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया क्षेत्र। तो ये जब हम धारा 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है महानगर क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है, कौन से घोषित किए गए हैं, कब घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे ये याद रखिए कि जो महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है वो तब घोषित किया जाता है जब उस एरिया की, जिस क्षेत्र को घोषित किया जाना है, यदि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 लाख से अधिक है उसको महानगर क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और कौन घोषित कर सकता है? ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, राज्य सरकार ये कर सकती है। ये धारा 8 में बताया गया है, तो वहाँ पे डिटेल में दिया गया है, उसको आगे हम पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद 2L, 2C में हमने पढ़ा था संज्ञेय अपराध, और 2L में क्या है? असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध का यहाँ क्या है? संज्ञेय अपराध में था कि जो पुलिस अधिकारी है वो वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, जब तक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश नहीं देता है तब तक गिरफ्तार करने का, तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह कहलाता है आपका असंज्ञेय अपराध। बेसिकली जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, लेकिन असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, इसलिए वारंट के बिना इसको गिरफ्तारी नहीं की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2M। ठीक है, यहाँ पे अधिसूचना बता दी। अधिसूचना का मतलब क्या है कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है, अर्थात जो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन जारी करती है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है? ऑफिशियल जो गजट होता है उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। उसके बाद 2N, 2N क्या है? अपराध है। अपराध को परिभाषित किया गया है। अपराध से अभिप्रेत क्या है? कार्य या लोप। कार्य क्या है? कि जिसको करना चाहिए था, सॉरी जिसको नहीं करना चाहिए था आपने वो कार्य किया, ये क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब लोप क्या है? ओमिशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ओमिशन का मतलब होता है कि यदि आपको कोई कार्य करने की ड्यूटी है आपकी, ठीक है ना, आप उसके लिए बाउंड है कि यह कार्य आपको करना ही करना है, लेकिन आप वो कार्य नहीं करते हैं, आप अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप अपने ड्यूटी का लोप कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? कार्य या लोप यदि करते हैं तो ये अपराध कहलाता है। उसके बाद 2O, यहाँ पे क्या बता दिया? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? जो थाना इंचार्ज होता है। ठीक है, जो जो भी थाना है संबंधित, उसका जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। उसके बाद 2P, इसमें स्थान। स्थान में कौन कौन से जगह शामिल है? कोई गृह है, भवन है, तंबू, तंबू अर्थात जो टेंट बना के रहते हैं, यान अर्थात जो शिप वगैरह है उसको, या फिर जलयान जो जल में जाती है वो, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जो पानी वानी में जहाज चलते हैं उसको। यान मतलब जो एरोप्लेन वगैरह जो भी है, इन सबको कहाँ? स्थान के अंतर्गत इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2Q। यहाँ पे प्लीडर के बारे में बता दिया गया है। प्लीडर कौन होता है? विधि विचार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, अर्थात जो आपका अधिवक्ता है, ठीक है ना, जो वकील है, वो जो किसी क्लाइंट के बिहाफ पे वो खड़ा होकर बहस करता है, वो क्या कहलाता है? वो प्लीडर कहलाता है। अर्थात विधि व्यवसाय करने के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति है, जिसको लाइसेंस दिया गया है कि हाँ आप वकालत कर सकते हैं, कि आप किसी के बिहाफ पे खड़े हो सकते हैं यहाँ पे, वो क्या कहलाता है? ये प्लीडर कहलाता है। उसके बाद 2R, 2R में क्या बता दिएगा? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट में क्या है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है, अर्थात जो 173 सब क्लॉज 2 के अधीन, ठीक है ना, सब सेक्शन 2 के अधीन जो मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो क्या कहलाती है? वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पुलिस थाना। पुलिस थाना क्या है? कोई चौकी या स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाना घोषित किया है, अर्थात जो कोई चौकी है, ठीक है ना, जहाँ पुलिस रहती है, या फिर कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? उसको पुलिस थाना घोषित कर दिया है, तो क्या कहलाता है? आपको पुलिस थाना कहलाएगा।
ठीक है। तो ये पावर कहाँ किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसको यहाँ पे पुलिस थाना घोषित करना है, किसको नहीं करना है, ये सब किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2U, ठीक है ना। तो लोक अभियोजक। अब धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति क्या कहलाता है? लोक अभियोजक। यहाँ पे लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान कहाँ बता दिया गया है? सेक्शन 24 ऑफ CRPC। जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि लोक अभियोजक क्या होता है, कौन होता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। अपर लोक अभियोजक कौन होता है? तो ये सारी चीज़ें हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2W समन मामला। समन मामला क्या होता है कि ऐसा मामला जिसमें 2 वर्ष के कम कारावास से दंड का प्रावधान है। मान लीजिए कोई ऐसा अपराध आपने किया है जिसमें पनिशमेंट कितना है? पनिशमेंट 2 वर्ष से कम है उसमें, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? समन मामला कहलाता है। अर्थात ऐसा कोई अपराध जिसकी पनिशमेंट कितनी है? 2 वर्ष से कम की है, तो वहाँ पर ये समन मामला कहलाएगा। उसी प्रकार से 2X में वारंट मामला भी परिभाषित किया गया, लेकिन उसके पहले 2WA में पीड़ित को परिभाषित किया गया। ये बाद में ऐड किया गया है कि पीड़ित के अंतर्गत कौन आता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य लोप के कारण किसी हानि या क्षति से पीड़ित है, ठीक है ना। तो कोई जो व्यक्ति है जो किसी कार्य के अंतर्गत या फिर किसी व्यक्ति के लोप के अंतर्गत, लोप के कारण वो क्या है, उसको हानि हुई है या फिर उसको कोई क्षति हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? पीड़ित कहलाएगा, जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, ठीक है ना। ऐसी हानि और क्षति के लिए यदि किसी अभियुक्त को आरोपित किया गया है तो जिस कार्य लोप के कारण किसी व्यक्ति को ऐसे हानि या क्षति हुई है वो पीड़ित कहलाएगा। और पीड़ित शब्द में, जो पीड़ित शब्द है उसमें उसका संरक्षक, ठीक है ना, उस व्यक्ति का संरक्षक या फिर विधिक उत्तराधिकारी भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद 2X वारंट मामला। अभी हमने समन मामला देख लिया जिसमें 2 वर्ष से कम का कारावास है, ठीक है ना, 2 वर्ष के कम का पनिशमेंट है, तो वहाँ पर समन मामला कहलाएगा। तो इससे अपोजिट यहाँ पर वारंट मामला है। तो वारंट मामला क्या है कि ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। अर्थात ये 2 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय कोई मामला है वो वारंट मामला कहलाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया जहाँ पर 2 धाराएं लगी हैं, ठीक है ना। एक धारा क्या है? 2 वर्ष से अधिक का कारावास है और दूसरा 2 वर्ष से कम का कारावास है, ठीक है ना। एक में 2 वर्ष से अधिक का, दूसरे में 2 वर्ष से कम का कारावास पनिशमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये जो दोनों सेक्शंस हैं वो एक ही व्यक्ति में लगा हुआ है, एक ही व्यक्ति ने ये दोनों अपराध किए हैं। तो यहाँ पर ये जो मामला क्या कहलाएगा? समन मामला कहलाएगा या वारंट मामला कहलाएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये यदि मान लीजिए एक मामला ऐसा है, एक अपराध मतलब एक सेक्शन ऐसा है जो समन मामले के अंतर्गत आता है, दूसरा वारंट मामले के अंतर्गत आता है, और जो दोनों अपराध है एक ही व्यक्ति ने किया है, एक ही ट्रायल में इन दोनों सेक्शन लगने वाले हैं, तो यहाँ पर यह वारंट मामला कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि वारंट मामले को समन मामले में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका सेक्शन 250 नहीं, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वारंट मामले को, समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित करने के बारे में प्रावधान CRPC में कहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 3। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, सेक्शन 4 आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो जो भारतीय दंड संहिता में अपराध बताए गए हैं और या फिर अन्य विधि में कोई जो अपराध बताया गया है उसका विचारण कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय दंड संहिता के अधीन सभी अपराधों का अन्वेषण अर्थात जो पुलिस के द्वारा किया जाता है, जांच जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किया जाता है, विचारण जो न्यायालय के द्वारा किया जाता है, और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाता है। जो भारतीय दंड संहिता में जो अपराध बताए गए हैं उसका विचारण कैसे किया जाएगा? CRPC के जो प्रोसीजर बताई गई है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा आता है आपका किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच या विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार, ठीक है ना।
तो यदि मान लीजिए कोई अन्य विधि में कोई अपराध बताया गया तो इन्हीं जो सीआरपीसी है उसी के उपबंध के अनुसार विचार किया जाएगा। परंतु किंतु यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है कि ऐसे अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचार या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली किसी अन्य अधिनियमित के रहते हुए की जाएगी। यदि मान लीजिए इनका विचार जो अन्य विधि में अपराध बताए गए हैं उनका विचारण के लिए कोई अलग से प्रोविजंस किया गया है तो उस प्रोविजंस के तहत यहाँ पे उसका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे सीआरपीसी के अंतर्गत ही यह पूरा अपराध का विचारण किया जाएगा, अन्वेषण किया जाएगा, जांच किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा आज के लेक्चर का, व्यावृत्ति धारा 5। इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। मान लीजिए यहाँ पे जो इसमें उपबंध बताए गए हैं वो उपबंध यदि मान लीजिए किसी अन्य विधि में ऐसा बताया गया कि जैसे मान लीजिए SC/ST एक्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो यहाँ पर इसमें प्रभाव नहीं डालेगी, जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उसमें प्रभाव नहीं डालेगी इसकी कोई भी कार्रवाई। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें कुछ लिखा गया है कि इसके अंतर्गत किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ही किया जाएगा, ना कि सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है ना, तो सीआरपीसी इस विधि में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, तो ये कहना है आपका सेक्शन 5। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।